और अब हम हेमकूट या गंधमादन नील हिमन पहाड़ी राजसमंद जिले में स्थित पहाड़ियों के प्रसिद्ध कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग पे है। कनकाचल जो स्वर्णगिरी की पहाड़ियां है वो जालोर जिले में स्थित पहाड़ियों पर प्रसिद्ध जालोर दुर्ग स्थित है। वही बार मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियां होती है ये राज्य के कोटा व तथा झालावाड़ जिले में स्थित है। और मेरवाड़ा की पहाड़ियां ये अजमेर नागौर जिले में की सीमा पर स्थित जो पहाड़ियां मेरवाड़ों से होता है। और अभी दूसरी ओर देखें तो देवगढ़ की पहाड़ियां, देवगढ़ की पहाड़ियां यहाँ पर प्रसिद्ध स्तूप या फिर झाजला आकार की का दोसा जो दुर्ग स्थित है। वही हर्ष की पहाड़ियों की बात करें तो हर्ष की पहाड़ियां ये सीकर जिले के इन पहाड़ियों पर प्रसिद्ध जीण माता का मंदिर है। वहीं हम देखें हर्ष की पहाड़ियां सीकर जिले में स्थित है जो हर्ष प्रसिद्ध हर्षद माता का मंदिर अभानेरी चांद बावड़ी या माधव सागर बांध या रेडियन सागर दौसा जिले में स्थित है। वही मामा बांझी की डूंगरी दौसा की लालसोट तहसील में स्थित है। यही डूंगरी 2007 में हुए गुर्जर मीणा आरक्षण आंदोलन की लड़ाई का प्रत्यक्ष गवाह रही। बात करें भाकर की तो ये सिरोही जिले में स्थित है। कटी पटी पहाड़ियों को भाकर कहते हैं। और गिरवा जो उदयपुर जिले के तस्तरी नुमा क्षेत्र में उदयपुर बसा हुआ है। वहीं हम पंचपेटिया चिड़िया टुक की बात करें तो ये जोधपुर जिले में स्थित है जिस पर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। चिड़िया टुक जोधपुर जिले में स्थित है जहाँ पे मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है चिड़िया टुक। अब हम बोराट के पठार की बात करें तो बोराट का जो पठार है गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक का पठारी भाग को हम बोराट का पठार कहा गया। और भोमट के पठार की बात करें तो ये मेवाड़ का दक्षिणी पश्चिमी भाग जिसमें उदयपुर डूंगरपुर तथा सिरोही जो आते हैं उसे हम भोमट का पठार के पूर्वी भाग आते हैं उसे हम भोमट का पठार कहते हैं। और बीजासन की पहाड़ियां भीलवाड़ा से मंडलगढ़ तक का पठारी क्षेत्र को हम बीजासन की पहाड़ियां कहते हैं। वहीं काली खोह पर्वत श्रृंखला ये जयपुर से आगरा तक का विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र को हम काली खोह पर्वत श्रृंखला कहते हैं। वहीं कर्नल टोड के काली खोह पर्वत श्रृंखला में मीणा जाति की आदम आदम स्थान बताया गया था। अब हम भारत की प्रमुख चोटियों की लंबाई और कौन से जिले में है वो पढ़ लेते हैं। गुरु शिखर पर्वत चोटी जो होती है ना ये सिरोही में 1722 मीटर की है। वहीं शेर की बात करें उससे छोटी शेर जो सिरोही में है वो 1722 की थी। गुरु शिखर तो ये 1700 से कम 1597 मीटर की है। वहीं दिलवाड़ा बात करें तो दिलवाड़ा पर्वत क्षेत्र ये भी सिरोही में है, ये 1442 है। और वहीं जरगा की बात करें तो जरगा उदयपुर में आता है, ये 1421 मीटर की है। मतलब सबसे बड़ी गुरु शिखर, फिर शेर, फिर दिलवाड़ा पर्वत, फिर जरगा, ये तीनों याद रखना ये चारों। और फिर बात करें इसके नीचे जलिया डूंगरपुर ये भी उदयपुर में, धोलिया डूंगरपुर ये भी उदयपुर में, सिरार पहाड़ी ये भी उदयपुर में, हरवा चोटी उदयपुर में, कामन मंगरा ये भी उदयपुर में है, बाकी का पठार ये भी उदयपुर में है, दुसानिया चोटी ये भी उदयपुर में, सज्जनगढ़ चोटी ये भी उदयपुर में है, नागफनी चोटी ये भी उदयपुर में, नागफनी चोटी ये भी उदयपुर में। अब बात करें मानगांव पहाड़ी सिरोही में स्थित है। ऋषिकेश चोटी सिरोही में स्थित है। समबारिया पर्वत ये भी सिरोही में स्थित है। समबारिया पर्वत चोटी ये भी सिरोही में स्थित है। अचलगढ़ पर्वत श्रृंखला ये भी सिरोही में आती है, अचलगढ़। और बात करें लोहेगढ़ पर्वत चोटी यह झुंझुनू में स्थित है। भोजगढ़ पर्वत चोटी ये भी झुंझुनू में स्थित है। और फिर अधवाड़ा पर्वत चोटी ये भी झुंझुनू में स्थित है। हर्ष पहाड़ियाँ ये सीकर में आती है, हर्ष की पहाड़ियाँ शिखर में आती हैं। और कमलनाथ पर्वत चोटी ये भी शिखर में आती है। और मालखेत की पहाड़ियाँ जो शिखर में 1052 किलोमीटर की है। और रघुनाथ पहाड़ियाँ ये भी शिखर में आती है, रघुनाथ और मालखेत। और कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ राजसमंद में आती है। और राज चोटी अलवर में आती है। और खो पहाड़ियाँ जयपुर में आती है। बेराट पहाड़ियाँ भी जयपुर में आती है। और बिलाली पहाड़ियाँ जयपुर में आती है। तारागढ़ पहाड़ियाँ अजमेर में आती है। वही टाड़गढ़ पहाड़ी ये भी अजमेर में। और लाशा बाबाई पहाड़ी ये भी जयपुर में आती है। और ये 792 किलोमीटर है। और खो पहाड़ी कितने किलोमीटर, ये जयपुर में 920 किलोमीटर की है। 20 में ये भी 720 मीटर की तो बबाई पहाड़ी थी। वहीं हम दूसरी ओर देखें तो बोरज की पहाड़ी ये 920 मीटर जयपुर में स्थित है।
अब अरावली पर्वतमाला का हो गया। अब हम पूर्वी मैदान के बारे में एक बार देख लेते हैं। पूर्वी मैदान तो अरावली के पूर्व में नदियों का प्रवाह द्वारा निर्मित मैदान भाग पूर्वी मैदानी भाग के नाम से जाने जाते हैं। पूर्वी मैदानी भाग के अंतर्गत राज्य में जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले आते हैं। इतने सारे स्टार्टिंग से याद रखना। पहले जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले आते हैं। ओके। और यही राज्य की पूर्वी मैदानी भाग राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23% है, जिस पर राज्य की कुल जनसंख्या का 39% भाग निवास करता है। और पूर्वी मैदानी भाग में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ या दोमट मिट्टी होती है। इस क्षेत्र में 50 से 80 सेमी वार्षिक वर्षा होती है। और पूर्वी मैदान भाग में लोगों के मुख्य व्यवसायिक कृषि होते हैं। फिर वहीं हम देखें तो इस भाग के सर्वाधिक सिंचाई कुएं द्वारा होती है। भीलवाड़ा में तालाब से होती है। पूर्वी मैदानी भाग राज्य के सर्वाधिक उपजाऊ भाग है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम राज्य के पूर्वी मैदानी भाग के राज्य के चारों भागों में विभाजित करते हैं। और पूर्वी मैदानी भाग में पहला आता है चंबल बेसिन, दूसरा आता है छप्पन बेसिन, तीसरा बनास बेसिन और बाण गंगा बेसिन। चंबल बेसिन के अंदर आता है चंबल नदी का प्रवाह है, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, धौलपुर, करौली आते हैं। तो वहीं छप्पन की बेसिन की बात करें तो यहाँ पे माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है और इसमें 3 जिले आते हैं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। और तीसरी ओर देखें तो बनास बेसिन की बात करें तो बनास बेसिन बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है। यहाँ पे भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, सवाई माधोपुर, बूंदी, झालावाड़, धौलपुर और करौली, सवाई माधोपुर ये सब क्षेत्र आते हैं। और अब वही हम देखें तो बाणगंगा बेसिन की बात करें तो बाणगंगा बेसिन के अंदर बाणगंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र दौसा, जयपुर, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर ये क्षेत्र आते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं चंबल बेसिन की बात। चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र कोटा, बूंदी, झालावाड़, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का क्षेत्र चंबल बेसिन में आता है। और भारत में सर्वाधिक स्थलाकृति चंबल नदी से मिलती है। और बात करें हम इसी स्थानीय भाषा को डांग कहा जाता है। चंबल नदी के स्थानीय भाषा को डांग कहा गया है क्षेत्र को। इसका सर्वाधिक विस्तार राज्य के करौली जिले में है। और बीहड़ नदियों के प्रवाह से मिट्टी का कटाव होने वाली बनी मिट्टी की कटी फटी गहरी घाटियों को हम बीहड़ कहा जाता है। और ये बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर जिले में मिलेगा। और बीहड़ में डाकुओं का शरणस्थली भी कहा गया है। और सवाई माधोपुर क्षेत्र में चरागाह क्षेत्र को बीड़े कहा गया है। और दूसरा करें छप्पन बेसिन तो छप्पन बेसिन सामान्य भाषा में बागड़ क्षेत्र तथा माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन बेसिन कहा जाता है। छप्पन बेसिन के अंतर्गत राज्य के बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिले आते हैं। और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में माही नदी का प्रवाह क्षेत्र छप्पन का मैदान कहलाता है। अरावली से पूर्व भाग में बहने वाली नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। केवल एकमात्र माही नदी अपना जल खंभात की खाड़ी में ले जाती है। माही नदी उल्टा यू आकार में प्रवाहित करती है। और छप्पन बेसिन के लाल दोमट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ये बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ के मध्य छप्पन नदी नाले के समूह के छप्पन का मैदान कहलाता है। और छप्पन बेसिन का ढाल उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्वी से ऊपर से होकर दक्षिण पश्चिमी की ओर नीचे से आता है। और हम दूसरी ओर देखें तो बनास बेसिन के बारे में देखें तो बनास बेसिन नदी का प्रवाह क्षेत्र राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक और अजमेर क्षेत्र में बनास बेसिन का नाम से जाना जाता है। उत्तर में अरावली पर्वतमाला का, दक्षिण में चंबल नदी बनास बेसिन की सीमा निर्धारित करती है। बनास बेसिन में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र पाया जाता है, जिसे पूर्वी राजस्थान में बंजरी तथा दक्षिणी राजस्थान में रेत कहा गया है। और बाणगंगा बेसिन जो होती है, ये बाणगंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र जयपुर, दौसा, भरतपुर क्षेत्र में बाणगंगा बेसिन कहलाता है। इस क्षेत्र में राज्य की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ व गच्छारी मिट्टी पाई जाती है। और बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा या फिर ताल नदी या रूड़ित नदी के नामों से जाना गया है। और अब हम ये सब अभी दक्षिणी पूर्वी पठार के बारे में, पठारी प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी के बारे में, पठारी प्रदेश के बारे में, इस प्रदेश का विस्तार राज्य के कोटा संभाग में है। इस क्षेत्र में हाड़ा चौहानों का शासन था, अतः यह बोली जाने वाली बोली हाड़ौती बोली है। इस कारण इस प्रदेश को हाड़ौती का पठार भी कहलाया, इसीलिए इसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। राज्य के इस भौतिक विभाग के अंतर्गत राज्य की कुल लंबाई का 11% भाग निवास करता है।
और यह प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 6.89% लगभग 7% है। और यही प्रदेश अरावली पर्वतमाला का विंध्याचल पर्वत से को जोड़ता है। इस कारण इस प्रदेश को संक्रांति प्रदेश कहा जाता है। और वहीं दूसरी ओर हाड़ौती का पठार का विस्तार राज्य में चंबल नदी के सहारे दूसरे भाग में है। यह प्रदेश राज्य के भौतिक भागों में सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक भाग है। सबसे ज्यादा बारिश हाड़ौती की इसमें होती है। और वहीं अध्ययन की सुविधा के लिए दृष्टि से हम हाड़ौती के पठार को दो भागों में कंसिडर करते हैं। पहला है विंध्यन का कगार भूमि और दूसरा है दक्कन लावा का पठार। विंध्यन कगार भूमि और दक्कन लावा का पठार, इसमें राज्य के दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार मालवे के पठार के उत्तर पश्चिमी का भाग है, जबकि वहीं दूसरी ओर देखें तो मालवा का पठार दक्षिणी भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में आता है का भाग है। और अब मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के संयुक्त रूप से विस्तृत पठार को मालवा का पठार कहा गया है। और विंध्य कगार भूमि का विस्तार राज्य के बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली जिले से स्थित है। इस क्षेत्र में विंध्य कगार भूमि की चट्टानें पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में के अंतर्गत धौलपुर जिले में लाल बलुआ पत्थर, करौली जिले में लाल गुलाबी पत्थर, भीलवाड़ा जिले में बिजोलिया क्षेत्र में पट्टियों की कतले, और वहीं चित्तौड़गढ़ जिले में मानपुरिया की पट्टियां, और प्रतापगढ़ के केसरपुरा में हीरा के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र के अंतर्गत राज्य के करौली, धौलपुर तथा सवाई माधोपुर क्षेत्र में डांग का विस्तार हुआ, जबकि सवाई माधोपुर तथा करौली जिले में बीहड़ भूमि का भी विस्तार है। अभी बात करें दक्कन का पठार, तो दक्कन का पठार यह क्षेत्र ज्वालामुखी से निर्मित है। इस क्षेत्र की संरचना दक्कन ट्रम्प लावा शेल समूह के समान है, अतः इन्हें दक्कन लावा का पठार कहा गया। और दूसरी ओर देखें तो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित होने के कारण इस क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी जो मध्यम काली मिट्टी होती है। और वहीं इस क्षेत्र की मिट्टी को हम बेसाल्ट तत्व की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाई जाती है, अतः यह मिट्टी को रासायनिक खाद की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। और मध्यम काली मिट्टी कपास की फसल के लिए प्रयुक्त मिट्टी होती है, अतः इस मिट्टी को कपासीय मिट्टी भी कहा गया है। और दूसरी ओर हम देखें तो मालवा के पठार के भी उप प्रदेश है। पहला है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, दूसरा है डंग गंगाधर उच्च भूमि और तीसरा है शाहाबाद उच्च भूमि। अब बात करें मुकुंदरा की पहाड़ियों के बारे में देखें तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ दक्षिणी कोटा से झालरा पाटन तक विस्तृत पहाड़ियों जो आर्द्र चंद्राकार पर्वत श्रेणियों का निर्माण करती है। वहीं हम मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहलाती है। इसी क्षेत्र को दर्रा अभ्यारण्य स्थित है इसी क्षेत्र के अंदर, जिसका नाम राज्य सरकार ने मुकुंदरा हिल्स पार्क राजीव गांधी नेशनल पार्क कर दिया है। अब हम बात करें डंग गंगाधर उच्च भूमि की, तो ये झालावाड़ जिले में स्थित दक्षिण पश्चिमी भाग की उच्च भूमि है। दूसरी हम देखें तो शाहबाद उच्च भूमि, मतलब ये बारां जिले के पूर्व में स्थित घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ियों को शाहबाद उच्च भूमि कहा गया। अब हम देखें तो पठारी प्रदेश की मुख्य विशेषताएं एक नजर। सबसे पहले जनसंख्या जो पठारी प्रदेश के 11% है और क्षेत्रफल 6.89 लगभग 7% पकड़ लो। तो फिर दूसरी है जलवायु आर्द्र, यहाँ की जलवायु आर्द्र होती है। और वनस्पति लंबी घास सागवान के वन यही पठारी में पाए जाते हैं, हाड़ौती पठार में। और दूसरी है मिट्टी यहाँ की मध्यम काली ज्वालामुखी से निर्मित। वर्षा यहाँ पे 80 सेमी से 120 सेमी होती है, इससे ज़्यादा बस वर्षा ये होती है। और दूसरी ओर जो ठंडा जिला है वो झालावाड़ है। राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक भाग भी झालावाड़ ही आता है। और मुख्य फसल यहाँ की कपास और सोयाबीन है। हम थोड़ा मिट्टियों के संसाधन के बारे में भी थोड़ा देख ले। मिट्टियाँ डॉक्टर बनेड़ के अनुसार भूभाग पर मिलने वाली वह ऊपरी परत जो मूल चट्टानों व वनस्पतियों के योग से बनती है। राजस्थान के मुख्यतः 4 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पहली है राजस्थान की नहरी इलाके में अधिक सिंचाई के कारण सेम की समस्या के कारण मिट्टी की क्षारीयता बढ़ जाती है तथा मिट्टी का खारापन और क्षारीयता समस्या का समाधान के लिए जिप्सम का प्रयोग किया गया है। और हम दूसरी देखें तो भूरी मिट्टी के बारे में पढ़े तो ये था भूरी मिट्टी के बारे में पढ़े। सबसे पहले तो भूरी मिट्टी, ये मिट्टी मुख्यतः अरावली के पूर्वी भाग में या बनास की उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग भूरा होता है, इससे फास्फोरस और नाइट्रोजन लवणों का अभाव होता है। दूसरी तरफ पर्वतीय मिट्टी की बात करें तो पर्वतीय मिट्टी, ये मिट्टी अरावली पर्वतमाला के ढालों के सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेरगढ़ तथा भीलवाड़ा के पर्वतीय भागों में पाई जाती है।
इस मिट्टी की गहराई कम होने के कारण खेती नहीं की जा सकती है पर्वतीय मिट्टी के ऊपर। और दूसरी तरफ देखें तो बलुई मिट्टी, यह मिट्टी पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र में पाई जाती है। मिट्टी के कण मोटे होने के कारण जल रोधन क्षमता भी कम होती है। इस जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, नागौर, शिखर, झुंझुनू जिले में पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक लवणों की कमी होती है, परंतु कैल्शियम लवणों की अधिकता होती है। और अब फिर बात करें जलोढ़ मिट्टी की, तो जलोढ़ मिट्टी, इस मिट्टी के दोमट या कछारी मिट्टी भी कहा गया है। और ये मिट्टी राज्य के पूर्वी भाग भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग पीला होता है। ये राज्य की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी गई है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक लवण पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और इस मिट्टी गेहूं, ज्वार, मक्का, सरसों, जौ आदि के लिए उपयुक्त है। और फिर बात करें लवणीय मिट्टी की, तो लवणीय मिट्टी सबसे अधिक बाड़मेर, जालौर के क्षेत्र में पाई जाती है। जो प्राकृतिक रूप से यह एक मिट्टी निम्न भूभागों में निरंतर पानी के जमाव से बनती है। और इस मिट्टी का क्षारीय तत्वों की मात्रा अधिक होने के कारण पूर्णतः अनउपजाऊ होती है। और फिर लाल बलुई मिट्टी की बात करें तो लाल बलुई मिट्टी, यह मिट्टी मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है। इसका रंग लाल होता है। इसके नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। और मिट्टी ये मिट्टी जोधपुर में, नागपुर और पाली, जालौर, चूरू, बाड़मेर और झुंझुनू जिले में मिलेगी आपको। और फिर बात करें लाल दोमट मिट्टी, ये लाल बलुई मिट्टी थी। अब बात करें लाल दोमट मिट्टी की, तो लाल दोमट मिट्टी यह लोहा ऑक्साइड की कमी के कारण ये मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। इस मिट्टी के कैल्शियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी से यह मिट्टी कपास व मक्का की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ये मिट्टी मालवा के पठार की काली मिट्टी व दक्षिणी अरावली के में लाल मिट्टी का मिश्रण करती है। और वही दूसरी ओर देखें तो मध्य अरावली मिट्टी क्या होती है। मध्य अरावली मिट्टी जो राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के, ये मिट्टी दोमट या मटियार के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी के फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैविक और पदार्थों की कमी होती है, लेकिन कैल्शियम तथा पोटेशियम की अधिकता रहती है। यह मिट्टी काली या कछारी मिट्टी का मिश्रण है। इस मिट्टी से कपास, सोयाबीन, अफीम या संतरे उत्पादन हेतु ये विशेष उपयोगी है। राजस्थान में सर्वप्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला भारत सरकार की सहायता से 1958 में जोधपुर में स्थापित की गई। मिट्टी परीक्षण की 1958 जोधपुर में स्थापित की गई। वर्तमान में राज्य की 8 स्थायी मिट्टी प्रयोगशालाएं कार्यरत है। पहला है दुर्गापुरा जो जयपुर में आता है, जयपुर में, जोधपुर में, अलवर में, गंगानगर में, झालावाड़ में और बांसवाड़ा, कोटा, ये 8 जगह पे है। पहला है दुर्गापुरा जो जयपुर में स्थित है, सेकंड जोधपुर, अलवर, गंगानगर, बांसवाड़ा या कोटा। फिर हम बात करें राजस्थान के मिट्टी के अनुसंधान से जुड़े कुछ प्रमुख अनुसंधान संस्थाएं। तो सबसे पहला है मरुस्थल वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र जोधपुर में स्थित है। मरुस्थल है वृक्षारोपण तथा अनुसंधान जोधपुर, क्योंकि मरुस्थल जोधपुर में तो जोधपुर साइड में होगा। फिर राजस्थान समस्याग्रस्त मिट्टी जांच प्रयोगशाला भी जोधपुर में है, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी की ज़्यादा समस्या है तो वहाँ पे ही मिलेगा। और फिर सामान्य मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला ये जयपुर में है। ये सामान्य मिट्टी इसलिए यहाँ पे जयपुर में इसकी प्रयोगशाला। दूसरी है राजस्थान मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, ये दुर्गापुरा, जयपुर तथा जोधपुर 2 जगह पे है। और फिर बात करें राजस्थान केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड, तो ये कोटा और जोधपुर दोनों जगह पे हमें मिलेगा। बस इसमें इतना ही है। थैंक यू।